हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ वेजेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आता ही आता है एंड बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है और छोटा सा टॉपिक है। इसी वीडियो में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाए। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द थ्योरी ऑफ वेजेस। सो वी हैव फॉलोइंग 8 थ्योरीज ऑफ वेजेस: वेज फंड थ्योरी, सबसिस्टेंस थ्योरी, सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, बार्गेनिंग थ्योरी, बिहेवियरल थ्योरी एंड टॉसिक्स थ्योरी। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद वेज फंड थ्योरी फर्स्ट। इसको किसने दिया था? एडम स्मिथ एंड जे एस मिल, दोनों के नाम इससे जुड़े हुए हैं एंड क्वेश्चन में कभी कभी इंटरचेंजेबली नाम आ जाते हैं, तो आप प्लीज इसको कंफ्यूज मत हो ना। दोनों ने ही वेज फंड थ्योरी दी है। एक ने एक को एडम स्मिथ की थ्योरी को जे एस मिल ने थोड़ा सा मॉडिफाई करा था, बट ओवरऑल इट्स सेम। सो अब इसमें क्या बोल रहा है? दिस थ्योरी स्टेट्स that wages mainly depends upon the demand for and supply of labor or proportion between the capital and population and capital available. The amount of wages fixed. Wages can't be increased without decreasing the number of workers and vice versa. तो देखो वेज फंड, अब ऑलरेडी इसका मतलब क्या हुआ कि एक वेज फंड क्रिएटेड है, वो एक लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है। अब उसमें से अगर आप अब देखो, अगर आप ज्यादा वर्कर्स हायर कर रहे हो, लेट्स से अगर आपने 10 वर्कर्स हायर करें, ठीक है, तो इतना ही हमारे पास वेज फंड क्रिएटेड है, वेजेस हैं। हम 10 वर्कर्स को देंगे तो 10 वर्कर्स को जो हर एक इंडिविजुअल होगा उसके पास कम वेजेस आएंगे। लेकिन अगर हम इसी वेज फंड में से केवल 5 वर्कर्स को वेजेस दे रहे हैं तो सबके पास 5 वर्कर्स के पास कंपैरेटिवली ज्यादा वेजेस जाएंगे। तो यही चीज ये बोल रहा है थ्योरी कि अगर हमको वेजेस इंक्रीज करने हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो हम वर्कर्स को वो कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, वर्कर्स की पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। वर्कर्स कम होंगे तो वेजेस उनको जाहिर सी तौर पे अपने यहाँ भी ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो वेजेस डिक्रीज हो जाएंगे। इट इज़ द वेज फंड विच डिटरमाइंस द डिमांड फॉर लेबर। और इसी वजह से जो वेज फंड क्रिएट हुआ है इस पे डिपेंड करता है कि हम कितने वर्कर्स को हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे तो कम वेजेस देने पड़ेंगे। अगर हमारे पास कम वेज फंड है, वेज फंड में कम वेजेस है, तो हम जाहिर सी तौर पे सबको, अगर हमको ज़्यादा वेजेस देने हैं या एक गुड लेवल का वेजेस देना है तो हमको उस हिसाब से वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। तो अगर हम ज़्यादा वर्कर्स हायर कर रहे हैं तो हमारे पास फंड भी ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम उनको एक प्रॉपर वेज दे सकें, जो सबसिस्टेंस लेवल है, मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस दे सकें। लेकिन अगर हमारे पास जो फंड है, वेज फंड जो क्रिएटेड है, वो कम है, वो छोटा वेज फंड है, तो हम जाहिर सी तौर पे हमको कम वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा ताकि हम उनको प्रॉपरली उनको वेजेस दे सकें। तो जो वेज फंड है वो डिटरमाइन करता है कि कितने लेबर्स को हायर करना है या नहीं करना है। The supply of labor can be changed at a given time, but if supply of labor increases along the increase in population, the average wage will go up. Therefore, in order to increase the average wages, firstly the wage should be enlarged, secondly the number of wages asking for the employment should be reduced. अब इसमें ये बोल रहा है कि सप्लाई ऑफ लेबर को हम चेंज नहीं कर सकते कि सप्लाई जो आ रही है, लेकिन अगर हमको वेजेस को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? या तो हम क्या कर सकते हैं, जो वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए बोल रहे हैं कि उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हम उनमें से कम वर्कर्स को हायर कर सकते हैं, या फिर हम अपना वेज फंड एनलार्ज कर सकते हैं। तो अगर हमको अपना वेज फंड एनलार्ज नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कम वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा। और इसी वजह से जो वेजेस हैं या वर्कर्स हैं उनका जो एक रिलेशनशिप है, आप बोल लो, वो क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर वेजेस ज़्यादा देने हैं तो हमको वर्कर्स को कम वर्कर्स अगर हायर होंगे, हमारे पास कम वर्कर्स होंगे तो हम उनको अच्छे से वेजेस दे पाएंगे। अगर हमारे पास ज़्यादा वर्कर्स है तो जाहिर सी तौर पर उन वर्कर्स को वेजेस क्या मिलेंगे? कम मिलेंगे। और ये थ्योरी बोल रही है। वेजेस, इस थ्योरी ने वेजेस को एक मैथमेटिकल डायमेंशन में दे दिया इस पूरे सिनेरियो को, जिसको हम बोल रहे हैं वेजेस इज इक्वल टू वेज फंड अपॉन द पॉपुलेशन। तो वेज फंड अपॉन पॉपुलेशन डिटरमाइन करेगा कि हमारे वेजेस कितने होंगे, ठीक है। नाउ वी हैव सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस। ये सबसे पुरानी थ्योरी है, इसको डेविड रिकार्डो ने दिया है। इसको हम बोलते हैं आयरन लॉ ऑफ वेजेस। अब इसमें क्या है इसको देख लेते हैं।
अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो जो वेजेस है वो एक सबसिस्टेंस लेवल पे ही होने चाहिए, ना उससे ऊपर होने चाहिए ना उससे नीचे होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए, इसने इसका रीजन दिया है। पहले लेट्स से कि अगर सबसिस्टेंस लेवल से कम है वेजेस तो क्या होगा, अगर वर्कर्स के पास वेजेस कम है तो उनके पास पैसा अगर कम है तो वो क्या होगा, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होगा। अगर या तो खाने के लिए पैसा नहीं होगा तो स्टार्वेशन डेथ हो सकती है, भूख से उनकी मृत्यु हो सकती है। अच्छा न्यूट्रिएंट अगर कम खाना, मतलब अगर उतना पैसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा खाना खा सके, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स खा ले सके, अपनी बॉडी में ले सके, तो माल न्यूट्रिशन से भी उनकी डेथ हो सकती है। अगर उनको कोई डिजीज हो गई तो वो हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके पास वेजेस कम है, इस वजह से उनकी डेथ्स हो सकती हैं। एंड वो ऑब्वियसली मैरी नहीं कर पाएंगे, और मैरी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा एंड पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो ये सबसे क्या हो रहा है, सबसिस्टेंस लेवल से अगर कम वेजेस हैं तो वर्कर्स की पॉपुलेशन घट जाएगी। अगर वर्कर्स की पॉपुलेशन कम होगी तो क्या होगा, वर्कर्स कम होंगे, एम्प्लॉयर के पास वेजेस हैं, कम वर्कर्स को देने पड़ेंगे तो वो वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस दे पाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन कम है। अब हमारे पास हैंडफुल ऑफ वर्कर्स ही बचे हैं तो हैंडफुल ऑफ वर्कर्स को अच्छे से वो वेजेस दे सकते हैं। अब जब वेजेस उनको मिल जाएंगे, सबसिस्टेंस लेवल से ऊपर वेजेस मिलेंगे तो क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन फिर से फ्लरिश करने लगेगी, उनके पास एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, अच्छे से खा पाएंगे, हेल्थ ट्रीटमेंट्स हो जाएंगे उनके, वो मैरी कर पाएंगे, प्रोडक्शन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, आई एम सॉरी, अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, वो फिर से उनका जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। जब लेबर्स की वर्कर्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो एम्प्लॉयर है वो फिर से क्या करेगा, अगर उनको हायर करेगा, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो वेजेस क्या होंगे, उनको कम देने पड़ेंगे। तो फिर वर्कर्स जो वेजेस होंगे फिर वो सबसिस्टेंस लेवल्स के नीचे चले जाएंगे। तो अगर सबसिस्टेंस लेवल से वेजेस फिर नीचे जाएंगे तो सेम सिनेरियो फिर होता रहेगा। इसी वजह से डेविड रिकार्डो ने ये बोला है कि जो लेवल है वो केवल सबसिस्टेंस लेवल पे होना चाहिए, ना ऊपर ना ज़्यादा नीचे। नीचे होगा तो भी डेथ्स होंगी, उससे प्रॉब्लम होगी, ऊपर होगा तो भी प्रॉब्लम होगी। और इसी वजह से जो सबसिस्टेंस लेवल पे वेजेस को रखा गया है, इसी वजह से इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉ ऑफ वेजेस भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी थ्योरी को आयरन लॉ ऑफ वेजेस के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर क्या होगा, सबसिस्टेंस थ्योरी। आई होप आपको ये वाली थ्योरी समझ में आई होगी। इसमें ये सभी लिखा जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट थ्योरी इज सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस। ये किसने दी है, दिस थ्योरी हैज बीन गिवन बाय कार्ल मार्क्स। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन assumption that like other articles, labor is also an article which could be purchased on payment of its price। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग लेबर क्या है, एक मियर इंस्ट्रूमेंट है, एक मियर आर्टिकल है जिसको हम एक पर्टिकुलर पेमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। और उस प्राइस को, उस पेमेंट को क्या बोला गया है, वेजेस बोला गया है। ठीक है, अब आर्टिकल मेयर इंस्ट्रूमेंट किस लिए है, मेयर इंस्ट्रूमेंट ताकि वो क्या कर सके, उसकी हेल्प से हम कैपिटल को गेन कर सके, मतलब प्रॉफिट अर्न कर सके। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग लेबर एक मेयर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, अगर वो जितना भी वो काम करेगा उसके काम से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रॉफिट होगा, तो वो जो सरप्लस वैल्यू है प्रॉफिट की वो किसके पास जाएगी, वो ओनर के पास जाएगी और उससे वो उसके अदर एक्सपेंसेस को मीट कर सकता है। लेकिन जो वर्कर है उसको क्या मिलेगा, वर्कर को केवल उतना ही प्राइस मिलेगा जिसके लिए उसको लाया गया है जो काम है। मतलब उसको अगर वो अपने हार्डवर्क से एक एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे रहा है, तो वो प्रॉफिट जो सरप्लस वैल्यू है उस प्रॉफिट की वो किसके पास जा रही है, दैट इज गोइंग बैक टू द कैपिटलिस्ट, टू द ओनर एंड नॉट टू द वर्कर। तो वर्कर को केवल उतना ही मिल रहा है जिसके लिए उसको हायर किया गया है, और इसीलिए इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, सरप्लस वैल्यू ऑफ थ्योरी। अब ही स्टेट्स दैट कैपिटलिस्ट, he states that for capitalist the worker is mere instrument in gaining capital। तो वर्कर क्या है, कैपिटलिस्ट के लिए केवल इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो कैपिटल गेन कर सकता है, प्रॉफिट गेन कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। एंड इन केस वे द लेबरर इज वर्किंग फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी, और जहां लेबर्स एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं और उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा गेन हो रहा है, जो सरप्लस वैल्यू जनरेट हो रही है, वो किसके पास जा रही है, दैट इज गोइंग बैक टू द ओनर एंड नॉट टू द वर्कर। और उससे वो क्या कर रहा है, अपने अदर एक्सपेंसेस को मीट कर रहा है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और इसी वजह से इसको क्या बोला गया, सरप्लस वैल्यू थ्योरी ऑफ वेजेस।
देन वी हैव रेजिड्यूअल क्लेमेंट थ्योरी, इसको किसने दिया था? फ्रांसिस ए वॉकर ने दिया था। अब देखो हमको ये पता है कि हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब रेजिड्यूअल फ्रांसिस ए वॉकर के अकॉर्डिंग जो वेजेस हैं वो क्या है? एक लेफ्ट ओवर की जैसे है। मतलब जब हमारे पास कैपिटल है उससे हम पहले क्या करेंगे? पहले जो 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको रिवॉर्ड करेंगे, उनको पे करेंगे, एंड उसके पास जो लेफ्ट ओवर बचता है उसके बाद एज अ रेजिड्यू, उसको हम क्या देंगे? इन द फॉर्म ऑफ वेजेस वर्कर्स को देंगे। तो इस अकॉर्डिंग वर्कर्स क्या है? एक रेजिड्यूअल क्लेमेंट के तौर पे हैं। उनको क्या मिल रहा है? उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो कब मिल रहे हैं? जब हम बाकी के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनको हम जब दे देंगे, उसके बाद जो वर्कर्स के पास जो एम्प्लॉयर के पास पैसा बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, लेफ्ट ओवर बचता है, उससे हम क्या करेंगे? पेमेंट देंगे टू द वर्कर, और इसीलिए वर्कर को क्या बोला गया है? रेजिड्यूअल क्लेमेंट बोला गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नाउ वी हैव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, और ये थ्योरी को किसने दिया था? फिलिप्स हेनरी विक्सीड ऑफ इंग्लैंड एंड जॉन बेट क्लार्क ऑफ यूएसए। Wages is determined, according to them, wages is determined based on the production contributed by the last worker। तो जो marginal worker है उसका जो production में contribution होगा उसके अकॉर्डिंग wages determine होंगे as per this theory। मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है, मतलब मार्जिनल वर्कर जो होता है, लास्ट वर्कर, जिसको हम मार्जिनल वर्कर भी बोलते हैं, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसमें जो मार्जिनल वर्कर होता है उसका जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है इन दी प्रोडक्शन, इन दी मार्जिनल प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग वेजेस को डिटरमाइन किया जाता है। दिस थ्योरी स्टेट दैट अंडर द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एवरी वर्कर ऑफ सेम स्किल एंड एफिशिएंसी इज गिवन कैटेगरी विल रिसीव अ वेज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ दैट टाइप ऑफ लेबर। This theory states that the wage of worker is dependent upon the productivity of worker। ठीक है, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? वेजेस किस पे डिपेंड है? प्रोडक्टिविटी। जो लास्ट वर्कर है, जैसे जैसे जितना अच्छा वो प्रोडक्टिविटी करेगा उतना अच्छा वेजेस डिटरमाइन होंगे और उसके अकॉर्डिंग वेजेस मिलेंगे। इट स्टेट्स दैट एज एन एम्प्लॉयर गोज ऑन एम्प्लॉइंग लेबर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी द मार्जिनल प्रोडक्ट विद फॉल। अब देखो, लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या मतलब है? कि जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ता जाता है, मतलब जितना आप इंक्रीज करते जाते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है, जो लास्ट जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सेम अगर हम वही वाला जो सिनेरियो है इस पे फॉलो करें तो उसका क्या मतलब होगा कि जैसे जैसे आप वर्कर्स को हायर करते जाओगे, एज एंड वन आप जितना वर्कर्स को हायर करते जाओगे तो उनके अकॉर्डिंग जो मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है मार्जिनल वर्कर के अकॉर्डिंग, वो एक टाइम के बाद इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होने लगेगा, डिक्लाइन होने लगेगा। जैसे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे कंजप्शन इंक्रीज होने लगता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव होती है उससे वो क्या होती है, एक पॉइंट के बाद डिक्लाइन करने लगती है। ठीक है, और इन द सेम वे जैसे ही हम जैसे जैसे मार्जिनल वर्कर्स को हायर करते रहेंगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो एक टाइम के बाद डिक्लाइन होने लगेगा। और इन द सेम वे ऑब्वियसली अगर वो प्रोडक्शन पे ही वेजेस डिटरमाइन होते हैं तो वेजेस भी क्या होंगे, डिक्लाइन होने लगेंगे। एंड दस द लेबर इज एम्प्लॉयड अप टू द लेवल वेयर वेजेस इज इक्वल टू मार्जिनल लेवल। और इसीलिए उतने ही वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है जिस समय वेजेस जो है मार्जिनल लेवल के इक्वल हो, ताकि हम उनको अच्छे से वेजेस भी दे पाए और हमारा प्रोडक्शन भी अच्छे से हो पाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में क्या बोल रहे हैं कि वो जो वेजेस है वो किस पे डिपेंड करते हैं, मार्जिनल वर्कर पे। लास्ट वर्कर जो हायर हो रहा है उसके थ्रू जो मार्जिनल प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसमें वो मार्जिनल वर्कर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वेजेस है वो डिटरमाइन होते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप एम्प्लॉय वर्कर्स को हायर करते रहोगे तो एक पॉइंट के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब वो डिक्रीज होगा तो उस पर अगर वेजेस डिपेंड करते हैं तो जाहिर से तौर पे वेजेस भी डिक्रीज होंगे। तो हमको उतना ही एम्प्लॉयर उतने ही वर्कर्स को हायर करना चाहिए जितने में वेजेस एंड मार्जिनल लेवल प्रोडक्शन जो होता है, जो
does the labor of employed up to a level wages is equal to marginal level। जो wages है वो जो marginal level of production है उसके equal होंगे हम, तो तब तक ही क्या करना है, वर्कर्स को हायर करना है। अगर उसके बियॉन्ड अगर हम विल कीप ऑन हायरिंग देम, तो हमारा जो वेजेस है एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वो क्या होगी, विल गो ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्लाइन पे चली जाएंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और इसी थ्योरी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करा था तौसीक ने, तौसीक थ्योरी ऑफ वेजेस। अकॉर्डिंग टू हिम, वेज रिप्रेजेंट्स मार्जिनल डिस्काउंटेड प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वेज, उसके अकॉर्डिंग वेज क्या है, एक मार्जिनल डिस्काउंटेड प्रोडक्ट है लेबर का। Taussig think that the laborers cannot get the full amount of marginal product. This is because production takes time and the final product of labor cannot be obtained immediately. अब तौसीक के अकॉर्डिंग क्या है कि लेबर्स को मार्जिनल आउटपुट का पूरा अमाउंट नहीं मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन जो होता है वो टाइम लेता है, फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होने में, तैयार होने में टाइम लगता है। और जो हम वेजेस देते हैं वो क्या है, वो एक तरह का हम लोग पहले वेजेस दे रहे हैं। हमारे पास जो उस फाइनल प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट है, जो हमको आउटपुट मिलने वाला है, उसका वो बाद में मिलता है, लेकिन पहले हम वेजेस देते हैं। तो वेजेस एक तरह से हम पहले दे रहे हैं, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। But the laborers have to be supported. In the meantime, this is done by capitalist employer. The employer does not pay the full amount of the expected marginal product of the labor. He deducts a certain percentage from the final output in order to compensate himself for the risk he takes in making an advance payment. तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, पूरा अमाउंट नहीं दे रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है मार्जिनल आउटपुट का, वो क्या कर रहा है, कुछ सर्टन परसेंटेज डिडक्ट कर ले रहा है फ्रॉम द फाइनल आउटपुट। उसने जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट का अमाउंट सोचा है उसमें से कुछ परसेंटेज डिक्रीज करके, डिडक्ट करके ही क्या कर रहा है, वेजेस जो वर्कर है उनको पेमेंट दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। और ये पेमेंट बिकॉज क्या है, एक एडवांस पेमेंट है। वो डिडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है वर्कर्स को एडवांस पे करके, क्योंकि जाहिर सी तौर पे जो प्रोडक्ट है, जिस काम के लिए वर्कर्स को पैसा मिल रहा है, वो काम उसका फाइनल रिजल्ट बाद में मिलना है। और जो वेजेस हैं ऑब्वियसली वो तो पहले देने पड़ेंगे, तो वो रिस्क ले रहा है एम्प्लॉयर। तो वो रिस्क लेने के लिए वो क्या कर रहा है, जो फुल अमाउंट है मार्जिनल प्रोडक्ट का उसको नहीं दे रहा है, उसमें से कुछ अमाउंट को डिडक्ट करके दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ एडवांस पेमेंट। दिस डिडक्शन अकॉर्डिंग टू टॉसिक इज मेड एट द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जो डिडक्शन है किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। दस wages equal the total amount of labor on the marginal land or in the marginal linus minus the amount discounted explained above. The present value of the product is ascertained by the discounted it anticipated future return. तो present value of product किस पे डिपेंड करती है, जो एंटिसिपेशन है फ्यूचर का, कि हमको फ्यूचर में क्या रिजल्ट मिलने वाला है, उस पर डिपेंड करती है। और उसके अकॉर्डिंग हम वो जो रिस्क ले रहे हैं एडवांस पेमेंट का, उससे कुछ पोर्शन डिडक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, किसको, वर्कर्स को दे रहे हैं। और तो तौसीक ने कहीं ना कहीं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट करा है। उसने कहा है कि हम मार्जिनल वर्कर को वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कंट्रीब्यूशन है उसका फुल अमाउंट नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि जो रिजल्ट मिलना है हमको उस प्रोडक्शन का, वो हमको एट द एंड मिलना है, बाद में मिलना है, लेटर मिलना है। जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा वो उसका जो हमको प्रॉफिट अर्न होगा वो लेटर पीरियड में होगा, लेटर टाइम पीरियड में होगा। लेकिन मीनवाइल हमको वर्कर को क्या करना पड़ेगा, वेजेस तो देने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ रिस्क जो ले रहे हैं एडवांस पेमेंट का, उस रिस्क के लिए हम लोग कुछ अमाउंट डिडक्ट करके उस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का, मार्जिनल प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट डिडक्ट करके किसको दे रहे हैं, वेजेस वर्कर्स को दे रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आता है, मतलब इसमें से कुछ चीज़ें आएंगी। मैं आपको आगे एक क्वेश्चन बताऊंगी जिसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनते हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं। Then we have bargaining theory of wages. John Davidson was the propounder of this theory. According to this theory, the fixation of wage depends on the bargaining power of workers. तो bargaining theory of wages के according जो wages है वो किस पे डिपेंड करते हैं, कितनी अच्छी bargaining power है वर्कर्स की, ट्रेड यूनियंस की। देखो इसमें क्या है, एक हमारे पास हायर लिमिट और अपर लिमिट सेट हो जाती है, ठीक है, वेजेस की। इससे ऊपर नहीं दे पाएंगे, इससे नीचे नहीं दे पाएंगे। इसके बीच में कितना वेजेस मिलना है ये किस पे डिपेंड करेगा, कितनी अच्छी बार्गेनिंग पावर है वर्कर्स की या ट्रेड यूनियन की।
अगर वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग है तो उसको वेजेस हाई मिलेंगे, अगर स्ट्रांग नहीं है तो वेजेस कंपैरेटिवली लो हो जाएंगे। और यही ये थ्योरी बोल रही है। इसमें भी ये लिखा, देयर इज अ अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द वेज रेट एंड द एक्चुअल रेट बिटवीन दिस लिमिट आर डिटरमाइंड बाय द बार्गेनिंग थ्योरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज द वर्कर्स। तो दोनों की कितनी अच्छी वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर है, कितनी अच्छी एम्प्लॉयर्स की है कि उनको वो एक अपने लेवल पे ला सकें कि जितना वो चाह रहे हैं उतना ही पेमेंट कर हो। तो ये डिपेंड करता है दोनों पे, और एक हायर लिमिट और एक लोअर लिमिट सेट होती है, उसके बीच का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द बार्गेनिंग पावर ऑफ एम्प्लॉयर as well as of the worker. Then we have behavioral theory of wages. Many behavioral scientists, notably psychologists and sociologists like March and Simon, Robert Dubin, Elliot Jacques, have presented their views on wages and salaries on the basis of research studies and action programs. It has been found that wages are determined by such factors. अब behavioral theory of wages के जो propounders हैं, जिन्होंने रिसर्च करके ये कॉन्सेप्ट लाया, उनके अकॉर्डिंग वेजेस किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द साइज एंड प्रेस्टीज ऑफ द कंपनी, कितना बड़े कंपनी है, क्या प्रेस्टीज है, उसकी गुडविल कितनी अच्छी है, वहाँ की यूनियन की क्या स्ट्रेंथ है, एम्प्लॉयर्स कंसर्न टू मेंटेन वर्कर्स, एम्प्लॉयर कितना कंसर्न है वर्कर्स के लिए, कितना उनको उनके मेंटेनेंस के लिए कंसर्न है, और डिफरेंट कंट्रीब्यूशन बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्कर्स, और कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है वर्कर्स के थ्रू। तो ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट का वेजेस कितना होना चाहिए। वेज डिफरेंशियल आर एक्सप्लेन्ड बाय सोशल नॉर्म्स। देन वी हैव वेज डिफरेंशियल्स की वेज, हर देखो अलग अलग रीजन के, अलग अलग ऑक्यूपेशन के डिफरेंट वेजेस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी वेजेस सेट होते हैं। तो वेज डिफरेंशियल किस पे डिपेंड करता है, सोशल नॉर्म्स पे, ट्रेडिशन पे, कस्टमर्स प्रेविलेंट, वहाँ के कस्टमर्स कैसे हैं, द ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट, प्रेस्टीज अटैच टू द सर्टन जॉब इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, नीड टू मेंटेन इंटरनल कंसिस्टेंसी इन वेजेस एट हायर लेवल। ये सारे के सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि वेजेस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कितने होंगे, वर्कर्स को हायर वेजेस मिलेंगे, लोअर वेजेस मिलेंगे, क्या वेजेस मिलेंगे। तो आई होप आपको ये थ्योरी ऑफ वेजेस समझ में आई होगी। अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चंस है, इसको हम देखते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। देखो ये यूजीसी नेट का 2020 का ही पेपर है जिससे ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इसको हमको मैच द फॉलोइंग करने, बहुत सिंपल है। सब्सिस्टेंस थ्योरी किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने दी थी, ठीक है। देन वी हैव वेज फंड थ्योरी, ये किसने दी है, जेएस मिल ने दी है। देन रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, वॉकर। एंड देन वी हैव मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, जिसको दिया है जेबी क्लार्क ने। देखो इसमें दो लोग हैं, फिलिप्स हेनरी विक्सीट भी है, जेबी क्लार्क भी, लेकिन इसमें एक ही का नाम है। तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस, आपको करने पड़ते हैं। और एक क्वेश्चन ये है, इसको मैं चाहती हूँ कि आप एक बार करके मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और अगर आपको नहीं आया तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर दूंगी। मैं पढ़ देती हूँ आपको क्या है। अब इसमें देखो एक जिस्ट दी है, जो अभी हमने थ्योरीज पढ़ी उसकी एक छोटी सी जिस्ट है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हमको बताना है कि ये जो साइड है ये किससे मैच करती है। वेजेस पेड आर इक्वल टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लास्ट वर्कर हायर्ड। Wages, hours and working conditions are largely matters of relative bargaining strength of two sides. Wages are residual left over after other factors of productions are paid, and wages equal the total product of labor of the marginal firm minus the amount discounted by the employer for advance support of worker. ये चार चीज़ें दी हैं, ये दिया है, बहुत सिंपल है। आई होप आपको आ जाएगा ये करना। अगर आपको देखो, आप ना जब आप ये पूरा वीडियो देख लो, जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप ट्राई करना कि आप खुद से करो, वापस से वीडियो देखे बगैर। अगर आप खुद से कर पाए इट मीन्स कि आपको वीडियो समझ में आ गया है, ठीक है। ये एक तरह का क्विज या आप बोलो आपके लिए टेस्ट है, और मैं चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। सो विद दिस आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑन थ्योरी ऑन वेजेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। सो नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी, एंड बाय बाय।